अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हर क्लास का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसकी वापसी काफ़ी देर के बाद हुई थी। वापस आते ही वो किचन में घुसकर खाना बनाने लगी। परी उसके पास नहीं बैठी थी और ना ही सामने आई थी। उसे उससे शर्म आ रही थी। वैसे भी वो उसके आसपास कम ही आती थी, लेकिन कल रात से लेकर अब तक उन दोनों में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद परी उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। उसकी हिचकिचाहट को वो अच्छी तरह से समझ चुका था। वो कोई बोल्ड या कॉन्फिडेंट लड़की हरगिज़ नहीं थी जो उस सब को इतनी आसानी से फेस कर पाती। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। डर का बदलता अंदाज, उसके लफ्ज़ों में अपने जज्बात का इतराफ़ करना, मोहब्बत भरी निगाहें उसे बहुत कुछ जता रही थी। डर के अंदाज बदलने पर उसे कोई एतराज़ नहीं था और ना ही उसके कदम पर उसने किसी भी किस्म का कोई एतराज़ किया था, बल्कि वो डर के इस कदम में उसके साथ थी। वो भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। डर इस पर हर तरह के हक रखता था। वो पहले ही उसे अपने इरादे बता चुका था। वो उसे छोड़ने वाला वैसे भी नहीं था। निकाह के बंधन के बाद उसकी फीलिंग वैसे भी डर के हवाले से काफ़ी बदल चुकी थी। वो उसके लिए बेहद अहम हो गया था और अब उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत पर उसे कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि वो नए कदम पर बेहद खुश थी। उन दोनों के दरमियान जो हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी, अब वो उससे खुलकर कोई भी बात कर सकती थी। उसने फैसला किया था कि वो दर्द को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताएगी। वो नहीं जानती थी कि ज़ोया एक ख्वाब है या हकीकत है, लेकिन ज़ोया की वजह से उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अगर वो सिर्फ ख्वाब थी, तब भी वो उधर को उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। दर्क इस वक्त वो शख्स था जिस पर वो यकीन कर सकती थी और वो दर्क से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। वो उसका शोहर था, उसके बारे में सब कुछ जानने का वो हक रखता था। अगर वो उसे अपने तमाम तर हकूक दे चुका था, तो वो क्यों पीछे हटती। दर्क के अलावा उसका और कोई नहीं था जिस पर वो यकीन कर सकती थी। उसके अंदर का खौफ मिटाने के लिए, उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि वो अपने डर पर काबू पाती, और अपने डर पर काबू पाने के लिए उसे ज़ोया को मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग से निकालना था। और उसे निकालने के लिए पहले उसे ज़ोया के बारे में जानना था। वो हकीकत थी या सिर्फ एक ख्वाब? क्या इमेजिनेशन दिमाग पर इस हद तक सवार हो सकती है? वो आंखों के सामने एक हकीकत बनकर आ जाए। वो ज़ोया के वजूद को जुटला नहीं सकती थी, क्योंकि उसने उसके साथ ज़िंदगी के 17 साल गुजारे थे। किन सोचों में गुम हो लड़की वो अचानक उसे पीछे से अपने हसार में लेते पूछने लगा। उसकी अचानक इस हरकत ने उसे घबराने पर मजबूर कर दिया। वो यूं अचानक उसके पीछे आ जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। वो तो अपनी ही सोचों में मगन, खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो उसके गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करती। वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। हाँ तुम बोलो, वो हाथ की उंगलियों से उसकी गर्दन को छूता बहके बहके अंदाज में बोला। उसकी जान जैसे लबों में आ गई। मैं कुछ कुछ नहीं, आप क्यों आए हैं? जाएं जाएं यहाँ से। उसकी अचानक से बेबाक हरकतों ने उसे बौखला कर रख दिया था। थोड़ी देर पहले जब वो उससे पैसे मांग रही थी, तब उसे बिल्कुल भी उससे कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसके बदलते अंदाज ने उसे घबराने पर मजबूर कर दिया था। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा किचन है, मैं जहाँ चाहे जाऊँ। तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो? उसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ता शायद वो सच में उसके होश उड़ाने का इरादा रखता था। हाँ तो आप अपने घर और किचन में जाएं। मुझे क्यों? मैं अपनी ज़ाती बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, उसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई मसला है तो वो जाकर अपना इलाज कराए, मेरा वक्त ज़ाया ना करे। उसके गालों को नरमी से छूता। वो अब भी अपने ही कामों में मसरूफ़ था। बीवी होने का क्या मतलब? ये तो नहीं होता कि अभी बोल ही रही थी कि वो उसकी बात काट गया। बीवी होने का मतलब बीवी होना ही होता है। मतलब कि जो अपनी बीवी होती है उस पर अपना हक होता है, चाहे बेडरूम में रोमांस करो या चाहे किचन में, किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सिर्फ अपना बना लूँ, बल्कि तुम पर ओनली मी की प्राइवेसी लगा दूं। उसका रूह अपनी जानिब करते हुए उसके गालों को लबों से छूते वो बेबाक अंदाज में बोला। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतना बेबाक भी हो सकता है। डर, ये आपको अचानक से क्या हो गया है? आपके इस नए रूप, इस अंदाज से आप मुझे डर लग रहा है। वो अपनी कपकपाहट पर भी काबू नहीं कर पा रही थी, जबकि डर का कहका बेसाख्ता था। तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि मुझे क्या हुआ है? तुम्हें सच में अंदाज़ा नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुमसे पूछने वाला था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है। बस तुम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो, इतनी अच्छी जितना कभी कोई नहीं लगा। अपनी लगने लगी हो, इतना अपना मेरा और कोई नहीं है। अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस किया है मैंने। बस तुम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। अपने दिल की एक एक धड़कन में तुम्हारा नाम महसूस किया है मैंने।
मैंने सुना है, मेरा दिल कहता है कि उसने धड़कना शुरू कर दिया है। उसके कान में सरगोशी करते हुए वो आहिस्ता से उसका हाथ उठाकर अपने दिल के मकाम पर रख चुका था। बकवास करते हैं सारे, कहते हैं कि हार्टलेस हूँ, कहते हैं कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी के लिए जज्बात नहीं रखता। लेकिन उन्हें नहीं पता ये बदल गया है। सच कह रहा हूँ, ये दिल बदल गया है परी, ये दिल सच में बदल गया है, और कितना बदल गया है मैं नहीं जानता। लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसके लिए ये दिल धड़कता है। ये सब क्या है परी? मुझे क्या हो रहा है? तुम बताओ ना, तुम्हारे आने के बाद तो ये सब कुछ शुरू हुआ है। तुम जानती हो ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बताओ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसके होंठों को अपने लबों से छूता वो बेकरारी से जवाब मांग रहा था। मोहब्बत, उसने फड़फड़ाते लबों से जवाब दिया। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत। वो जिसे खुद पर हैरान था, उसका कहका फिर बेसाख्ता था, लेकिन न जाने क्यों उसका यूं कहका लगाकर हंसना परी को अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा जैसे वो इसके जवाब का मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन अचानक उसे अपने वजूद पर उसका हिसार सख्ती से महसूस हुआ। क्या मुझ जैसे लोगों के दिलों में भी अल्लाह मोहब्बत डालता है? मोहब्बत तो अल्लाह की तरफ से मिलने वाला एक तोहफ़ा है ना, तो मुझ जैसे इंसान को अल्लाह ये तोहफ़ा क्यों देगा? वो उससे सवाल करने लगा, जबकि उसके वजूद पर उसकी पकड़ सख्त से सख्त होती चली जा रही थी। अब उस सवाल का जवाब तो आप अल्लाह से मांगे, जो अल्लाह देता है वही बेहतर जानता है। वो जैसे उस जवाब के साथ बुरी अलजमा हो गई थी। अब अल्लाह से कैसे पूछूं? वो सवाल करने लगा। अल्लाह से हम कलाम तो सजदे में ही हुआ जा सकता है, उसके पास जवाब था। इतने लोग हैं उसे सजदा करने के लिए, उसे मुझ जैसे की क्या ज़रूरत है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। आपने कभी सोचा है कि उसने आपको इतना कुछ क्यों दिया? उसके पास क्या इबादत करने वालों की कमी है जो वो आपको नवाजेगा? उसके पास क्या सजदा करने वालों की कमी है जो वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करके आपके सजदे का मुंतज़िर होगा? याद रखिएगा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। आपने कभी हाथ उठाकर दुआ की है? करें। मैं यकीन से कह सकती कि आपको चाहने वाला आपकी हर मुराद पूरी करेगा, जो आपके दिल की बेचैनी को भी ख़त्म कर देगा। बस आप कोशिश तो करें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से पूछने के लिए कि आप किस काबिल हैं और किस काबिल नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके समझाने का अंदाज बहुत प्यारा था। दर्द मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुकने ही लगा था कि उससे बाहर से शोर की आवाज़ आई। देखो लड़की, ये रोज़ रोज़ का ड्रामा अब यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ एक शादीशुदा जोड़ा रहता है, दर्द की शादी हो चुकी है, अब तुम उससे कोई उम्मीद मत रखो, और बैंड बाजा बंद करते हुए यहाँ से रफू चक्कर होने वाली बात करो। आंटी का बस नहीं चल रहा था कि खुशी को उठाकर सोसाइटी से बाहर फेंक दे। अंदर तो उन्होंने वैसे भी नहीं आने दिया था। वो तो अपनी गाड़ी में बैठी शोर शराबा कर रही थी कि दर खुद ही आवाज़ सुनकर बाहर आ जाए। मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। दर कभी ये शादी नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इन बातों पर यकीन कर लूँगी तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। आप जाकर दर को बाहर बुलाएं, वरना मैं सोसाइटी के अंदर आकर शोर शराबा करूँगी। वो धमकाते हुए बोली, जबकि ये सारा शोर सुनकर वो खुद बाहर आ गया था। खुशी, तुम लोग वापस कब आए और ये सब क्या शोर मचा रखा है? बंद करो ये बेहुदा गाने, और गाड़ी का स्पीकर ऑफ करता उससे कहने लगा, द डार्लिंग देखो ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ रह रहे हो। सो फनी ना। खैर, मैं भी कौन सा लोगों की बातों पर यकीन कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राकेश तो आते ही सो गया, लेकिन मेरे लिए तुमसे मिलना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए सीधी यहाँ चली गई। वो बाकी से कहती हुई उसके गले से लगने वाली थी कि उसे दूर से इशारा करते हुए वहीं रुक गया। देखो दर, काम काब से इस लड़की को समझा रहे हैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़की हमारी बात को समझने की कोशिश भी करे। जब से आई है शोर मचाई जा रही है, हमारी किसी बात पर गौर नहीं कर रही। आंटी ने दर्द से जैसे ही उसकी शिकायत की थी, बैठो गाड़ी में, चलो मैं बात करता हूँ तुमसे। वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता, खुद गाड़ी स्टार्ट करता हुआ वहाँ से चला गया। बियर की बड़ी बोतल हाथ में लिए वो सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी, जबकि सामने वाली सीट पर बैठा राकेश खुद भी अचानक लगने वाले इस सदमे से बेहद परेशान था। तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, जैसे मैंने शादी नहीं कोई गुनाह कर लिया हो? वो उनकी नज़र से उकता कर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमने मेरे यहाँ से जाने जाते ही शादी कर ली। कौन है वो चुड़ैल? बताओ मुझे, मैं उसकी जान ले लूँ। उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत कहना, वरना यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। किसी से भी मुंह उठाकर शादी नहीं कर ली मैंने। मोहब्बत करता हूँ उससे, जान है वो मेरी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी की वजह है, वो सब कुछ है मेरे लिए। वो दरकशम कयूल खलील की आती जाती सांसों में बसी है। वो चिल्लाया था। खुशी को अचानक चुप लग गई थी।
जबकि उसके इस तरह इतने गुस्से से कहने पर वो अचानक रोने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हैं। दर्क, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सारे वादे, कस्में। एक मिनट, एक मिनट, कौन से वादे, कौन सी कस्में, वो कौन सी? वो उसकी बात काटते हुए बोला, ठीक है, उसका दिल टूटा था, वो दुख में थी, लेकिन झूठ क्यों बोल रही थी? वो तुमने मेरे ख्वाबों में किए थे, तुमने मेरे ख्वाबों में आकर पता नहीं क्या किया किया था। अगर ख्वाबों की कोई हकीकत होती तो अब हमारे 2-3 बच्चे होते। वो टिश्यू से नाक पूछते हुए जज्बात में बहकर बोली। राकेश के साथ साथ दर्क भी अपना सर थाम चुका था। बस कर मेरी बहन, जाने दे, तेरे नसीब में यही लिखा था। अब तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ और ये बोतल छोड़ दे, तुझे हज़म नहीं होगी, और अगर तुझे उल्टी हो गई तो रेस्टोरेंट का सारा फर्श ये बॉडीगार्ड मुझसे धुलवाएंगे। राकेश ने उसके हाथ से बियर की बोतल छीनी। कैसे जलील भाई हो तुम यहाँ, तुम्हारी बहन का दिल टूटा है और तुम्हें फ़र्श की फ़िक्र है। खुशी को एक और सदमा लगा चुका था। और वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनकर उसके घर में बैठी है, उसकी तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। उसके लंबे बाल काट कर उसे गंजा कर दूंगी, फिर वो तुम्हें कभी नहीं अच्छी लगेगी। वो बुरी तरह रोते हुए बोली। बकवास बंद करो। उसकी फजूल बात पर वो फिर से चिल्लाया था, जब राकेश को बीच में बोलना पड़ा। दर के तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। फिलहाल इसे कुछ मत कहो। तुम्हारी शादी की खबर उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तुमसे मोहब्बत करती है, वो इतनी जल्दी संभल नहीं पाएगी, इसलिए जज्बात में बह कर कुछ बोल रही है, तो उसकी बातों को सीरियस मत लो। राकेश ने बात को संभालने की कोशिश की थी। ठीक है, अब यहाँ रह कर तुम दोनों क्या करने वाले हो? कोई काम काज तो है नहीं तुम्हारे पास, तो आ जाना सुबह वहीं रेस्टोरेंट में, और तुम आज से मेरी बीवी का ख्याल रखोगी, हमेशा उसके आसपास रहोगी, ताकि उसे कोई चूंटी भी ना काटे। अगर तुम्हारे होते हुए मेरी बीवी को इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो जानता था परी को सबसे ज़्यादा खतरा खुशी से ही है, क्योंकि खुशी कुछ भी कर सकती थी। वो उसे सिर्फ मोहब्बत का दावा ही नहीं करती थी, बल्कि वो उससे बेपनाह चाहती थी। वो खुद भी उसकी मोहब्बत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ था, लेकिन वो उसकी सोच पर कभी भी पूरी नहीं उतरती थी। वो जानता था कि अगर परी को कभी भी कुछ भी हुआ तो वो खुशी की जानिब से ही होगा, इसलिए कि उसने परी की जिम्मेदारी खुशी पर ही डालने का सोचा था। मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी सौतन के बॉडीगार्ड बनकर जाऊँ? वो स्लो क्लिपिंग करते हुए अपना मजाक उड़ा रही थी। हाँ, क्यों? कि अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारी तरफ से होगा, तुम्हारे अलावा उसका और कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी की खुद से हिफाजत करो। है वो जैसे अपने मसले का हल निकाल कर उसे बता रहा था। भाई, दुबई में खुदकुशी करने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? उसे चुड़ैल की हिफाजत करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊँ। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे 15 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें खुद सोच कर बेस्ट लोकेशन सेंड करता हूँ, दरक ने फ़ौरन कहा। और अगर खुदकुशी करने का इरादा कैंसिल करके तुमने मेरी बीवी की नौकरी कर ली तो मैं तो भी अपने लिए जगह पसंद करके आना, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम्हारी पसंद करता जगह पर ही तुम्हें दफनाऊंगा। वो टेबल से उठते हुए बोला, ये तो बताकर जाओ कि कितने बजे आना है। उस सौतन के बॉडीगार्ड की जॉब पर वो दुखी होते हुए बोली, 9 से 9, बल्कि नहीं, इससे मेरा रोमांस ख़राब होगा। तुम सुबह 10 बजे आना और शाम को 5:30 बजे तक चली जाना। वो उसे टाइम बताकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा चुका था। बहना प्यारी बहन, अपने दिमाग से इस लड़के को निकाल दो। कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, और ना ही पहले कभी तुम्हारा हो सकता था। अब तो उसने शादी भी कर लिया, और गलती से भी उस लड़के को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। राकेश उसे समझाते हुए बोला। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, और जहाँ तक उस लड़की की बात है तो उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। अगर उसे गंजा नहीं कर पाई ना, तो मैं उसके बाल ऐसे डिज़ाइन से काटूंगी जो दर को कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। दर को कभी उस पर प्यार नहीं आएगा। और वो एक बार फिर से राकेश के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस लड़की पर कभी दर को प्यार आएगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल मुझे बेहद अजीज़ हैं, वो उसे समझाते हुए बोला, जिसके बदले में खुशी ने उसे घूरते हुए उसी की शर्ट पर वॉमिटिंग कर दी थी। इससे पहले कि राकेश बदले मैं उसे कुछ भी कह पाता, वो उसी की बाहों में झूल चुकी थी। अगर हजम नहीं होती तो फिर पीती ही क्यों हो? चुड़ैल डाइन, कहाँ फंसा दिया मुझे? वो गुस्से से घूरते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखने लगा, जो उसी को देख कर कम गुस्से से घूर उसे ज़्यादा रहा था। उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को उसके बाजू में महसूस किया। रात वो कब आया था उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वो तो मोहब्बत पर ही सो गई थी। सॉरी, वो तो वक्त पर ही सो गई थी, क्योंकि उसे फज्र में उठना था। और अब ठीक फजर के वक्त उसकी आंख खुल चुकी थी, लेकिन उसने उससे उस अंदाज में पकड़े रखा था कि वो उससे जगाए बगैर उठना नहीं सकती थी, और उसे जगाने का मतलब था खुद मुसीबत को आवाज़ देना। उसने बहुत कोशिश की उसका हाथ खुद पर से हटाकर पीछे करने की, लेकिन शायद उसकी छोटी सी जान उस बात की इजाज़त नहीं देती थी। आज संडे था, उसके चेकअप का दिन था। वो कल कहीं जाने से पहले ही उसे बता चुका था कि आज वो उसे अस्पताल लेकर जाने वाला है, इसीलिए वो अपने और उसके कपड़े
वे रात को तैयार करके सोई थी ताकि सुबह उठकर उसका शोर शराबा ना सुनना पड़े। वैसे भी कपड़े इस्त्री करने के मामले में तो वो उसे बहुत सारी बातें सुना चुका था और वो क्या करती ये काम उसे पसंद नहीं था और वह जानबूझकर ये काम उससे करवाता था। वो मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ थी कि अचानक ही उसके हाथ की गिरफ्त बेहद सख्त हो गई। वो जो अपनी तमाम कोशिश करके ठंडी आ भर चुकी थी, वो जाग रहा था और जागते हुए उसे तंग कर रहा था। वो कैसे भूल सकती थी कि वो नींद का बेहद कच्चा है था। अगर रात को उसकी ज़रा सी आवाज़ निकले तो ये वो जाग जाता था। तो वो ये कैसे मुमकिन था कि इतनी जद्दोजहद में उसकी आँख ना खुलती। दर्क आप जाग ही गए हैं तो मेहरबानी करके मुझे छोड़ दें क्योंकि अज़ान होने वाली है और मुझे फ़जर अदा करनी है। वो उसका हाथ हटाते हुए कोशिश करने लगी। उसने तकिए से सर उठाकर थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। बताओ पहले बताओ रात को मेरा इंतज़ार किए बिना तुम सो क्यों गई? तुम्हें पता नहीं है शौहर जब थका हारा घर आता है तब उसे बीवी की नरम और मुलायम बाहों की ज़रूरत होती है। बहुत ही ख़राब बीवी हो तुम, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो लम्हे में उसे अपने बेहद करीब करता उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। उसकी इस अफ्ताद पर वो पल भर में ही घबरा कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी थी। ये क्या कर रही हो तुम? ये सारी मज़ाहमत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं प्यार करने में मसरूफ़ हूँ तब मुझे बिल्कुल भी तंग मत किया करो वरना अपनी ही जान अज़ाब होगी। वो उसके दोनों हाथ थामकर तकिए से लगाता एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुका था। मुझे नमाज़ अदा करनी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसकी हल्की दाढ़ी की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए इल्तिजा करने लगी। जिनका शौहर उनसे खुश ना हो उनसे अल्लाह भी खुश नहीं होता। पहले मुझे खुश करो, वैसे भी अज़ान अभी होने वाली है। हुई थोड़ी है जो तुम भागने की तैयारियों में लगी हो। वो मुस्कुराते हुए उसकी हर बात की नफ़ी करता अपने मनमानियों पर उतर चुका था और उसके सामने बेबस होते हुए वो हथियार डाल चुकी थी। यार इतनी प्यारी क्यों हो तुम? उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लेता वो मदहोशी से उसे सवाल करने लगा। मैं प्यारी कहाँ हूँ? मैं तो प्लास्टिक की गुड़िया हूँ, चूच चूच करने वाली चूज़ी हूँ, भूल गए आप? वो आंखें टमटमाती उसे उसकी बातें याद दिलाने लगी थी जिस पर दर्द का कहका बेसाख्ता था। तो अब तुम मुझे ताने मारोगी? उसकी गिरफ्त उसके हाथों पर सख्त हुई थी। आसानी से छोड़ूंगी भी नहीं, उसने फ़ौरन अपने इरादे बताए थे। अरे वाह, ये तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी चूज़ी मुझसे चू चू करेगी और मैं तुम्हारी चूचू से पहले तुम्हारी बोलती बंद करूँगा। वो उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुका था, अपने लब रख चुका था। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैं आपको शरीफ और नेक इंसान समझने लगी थी। अगर मुझे पता होता कि आपकी हकीकत ये है तो क्या ख्वाल लेती तुम? बताओ ज़रा मुझे। वो उसकी बात काटते हुए बोला। उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों के लम्स छोड़ता पूरी बेबाकी से झुका और उसके होश उड़ाने में मसरूफ़ था। परी की सांस तेज़ी से होने लगी थी। वो एक बार फिर से उसके जसारतों को महसूस करने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी हद पार करता अजान शुरू हो चुकी थी। वो अपने आप ही मुस्कुराता हुआ उससे दूर हुआ और बेड पर लेट गया था। जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, फिर तुमसे दो दो हाथ करता हूँ। वो उसे फ्री हिट देता कहने लगा तो अगले ही लम्हे वो उसके करीब से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। उसका दिल अभी भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। उसे उसकी खतरनाक इरादों से डर लग रहा था। वो कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें मुश्किल में डाल देता था, लेकिन उसका छूना उसके पास आना उसे बुरा नहीं लगता था। वो उसके साथ खुद को महसूस करती थी। उसकी मोहब्बतों में सांस लेना मुश्किल था, लेकिन वो कितनी देर खुद को उसकी खुशबू के हिसार में महसूस करती थी। इस वक्त वो अपने आप को उसके बेहद करीब महसूस कर रही थी। उसकी गर्म सांसों का लम्स अभी भी उसके गर्दन और चेहरे पर महसूस हो रहा था, जो उसके चेहरे को हज़ारों खूबसूरत रंग बख्शे हुए था। अपने आप को आईने में देखकर बेसाख्ता ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर शर्मा दी। जब अचानक ही नज़र अपनी गर्दन में मौजूद लॉकेट पर पड़ी। ये तो कल तक उसके पास नहीं था, अब कहाँ से आया? वो उसको अपने हाथों में लिए देखने लगी, जिस पर स्टाइलिश साड़ी लिखा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत था। यकीनन उसने ऑर्डर पर उसके लिए तैयार करवाया होगा। अपने नाम का एक खूबसूरत सा बैंडेड जाने कब उसने उसके गले में डाला था। हाँ, लेकिन ये बेहद खूबसूरत था, जो उसकी खूबसूरत गर्दन पर चार चांद लगा रहा था। लेकिन उसने उसके सामने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वो अपने हाथ में लॉकेट पकड़े सोचने लगी। उन जनाब को अपने जज्बात का इजहार करना पसंद नहीं है। उसके बारे में सोचते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अब क्या उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत नहीं है। कौन सा मुझे बहना कर बताया है और जिसके बारे में मैं कुछ बताया नहीं हो गया हो कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उसका कोई शुक्रिया नहीं होता। वो मुतमईन से लॉकेट को चूमती अपने दिल के करीब कर चुकी थी। वो नमाज़ पढ़ कर वापस आई तो दर्क जाग रहा था। उसे जागते देखकर एक पल में उसके दिल ने फिर से स्पीड पकड़ ली थी। दर्क उसे आते देख अपना मोबाइल रखता उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। मुझे नाश्ता बनाना है, बहुत वक्त हो गया है। उसे कोई बहाना ना सूझा। मेरा भी नाश्ता करने का कोई मूड नहीं है और फिलहाल इतना भी टाइम नहीं हुआ कि तुम्हें किचन में भेज दिया जाए। फिलहाल यहाँ आओ। वो उसे बेड पर आने का इशारा करते हुए उसके बहाने को नज़रअंदाज कर गया था। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, उसने बहुत देर के बाद कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी भूख की तो ऐसी की तैसी, पहले मेरी भूख का कोई इंतज़ाम करो। वो हाथ बढ़ाकर उसे एक ही लम्हे में उसकी कलाई अपने हाथ में कैद करता उसे अपनी जानिब खींच चुका था।
खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करती वो सीधी उसके सीने से आ लगी थी, जबकि वो उसे खुद के करीब करता उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। उसके लबों को अपने चेहरे पर जा पहुंचा महसूस करते उसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। परी, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? तुम्हें किसी चीज़ को लेकर कोई मसला तो नहीं है? मेरा मतलब है, इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे दिल में कोई सवाल है तो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ एक खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। वो बेहद सीरियस उससे सवाल कर रहा था। परी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते हुए उसके चेहरे को देखा, जहाँ बेहद परेशानी वाज़िह थी। वो आदमी जिसको मैं प्लास्टिक की गुड़िया लगती हूँ, या अब वो आदमी जिसे मैं चू चू करने वाली चूज़ी लगती हूँ, जो जब मुझे देखता था उसे मुझ पर तरस आता था। वही शख्स अचानक किसी को मेरी तरफ देखने ना दे, मेरी हिफाजत करे, वो मेरे लिए लोगों को रेस्टोरेंट में बना दे, उसके साथ खुश रहने के लिए यही वजह काफ़ी है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। उसके सीने में मुँह छुपाती वो बेहद मध्यम आवाज़ में उसे मदहोश कर गई थी। अब ये मत कहना कि ये ताने तुम ज़िंदगी भर मुझे मारती रहोगी। वो हंसते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका तो उसकी बात पर परी खिलखिलाकर उठी थी। आप अभी मुझे जानते नहीं दरकश साहब, मैं तो सारी ज़िंदगी आपको उन अल्फाजों पर पछताने पर मजबूर करती रहूँगी। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ पर दर्द मुस्कुराया। ये दक्ष क्या होता है? उसके चेहरे को देखता सवाल करने लगा। आपका नाम बहुत मुश्किल है और दर्क आपको सब कहते हैं, लेकिन मैं तो स्पेशल हूँ और जो सब कहते हैं वो स्पेशल तो नहीं कह सकती, इसलिए मैंने खुद आपका नाम रखा है। आपको अच्छा नहीं लगा? वो मासूमियत से मुंह बनाती हुई पूछने लगी। पसंद है, बहुत पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। वो उसका माथा चूमते हुए बेहद प्यार से बोला। मतलब कि आपको वो सब कुछ पसंद है जो मुझे पसंद है? वो खुशी से कहने लगी। हाँ, मगर ये भी तो बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सब कुछ पसंद है, पूरी दुनिया सब कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। वो सोचते हुए बोली। पूरी दुनिया में तो मैं भी हूँ। वो बेसाख्ता बोला। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो कहा ना कि कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोली तो दर्क ने उसे घूर कर देखा। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी उस चीज़ के साथ रहना है। वो उसे घूरते हुए एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी जसारतों को महसूस कर रही थी। वो दोनों नाश्ता करके अभी फारिग हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पर्दा हटा हुआ था। उस एक स्टाइलिश से लड़की को दरवाजे के बाहर देखकर वो सवालिया नज़र से दर्क को देखने लगी। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी जसारतों को महसूस कर रही थी। वो दोनों नाश्ता करके अभी फारिग हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पर्दा हटा हुआ था। एक स्टाइलिश सी लड़की को दरवाजे के बाहर देखकर वो सवालिया नज़रों से दर्क को देखने लगी। ये कौन है दर्क? वो उठ खड़ी होकर दरवाज़ा खोलने जाने लगी। हाँ, दरवाज़ा खोलो, ये तुम्हारी बॉडी गार्ड है। मैं घर पर मौजूद नहीं होता तो ये तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मुझे हिफाजत की भला क्या ज़रूरत है? वो दरवाज़ा खोलकर लड़की को देखने लगी, जो खुद भी सताइशी नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। ये है वो लड़की जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। इस सलाम दुआ किए बिना ही सर से पैर तक उसे देखने लगी। वो रिलैक्स थी। वो उससे ज़्यादा हसीन तो हरगिज़ नहीं थी। उस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दर्द उस पर मर मिटता या उसके लिए कुछ भी कर बैठता तो उसने इससे शादी क्यों की थी? ज़रूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना ये लड़की जो फूंक मारने से उठ जाए वो भला दर्द की पसंद कैसे हो सकती है? खुशी अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक दर्द ने परी के कंधे पर हाथ रखा। परी, ये खुशी है और आज से ही हर वक्त तुम्हारे पास रहा करेगी। सारा दिन तुम इसी के साथ रहा करोगी। मेरे आने के बाद शाम को ये तुम्हें छोड़कर जाएगी। वैसे तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, बस इसे तुम्हारे साथ होना है। उस लड़की को नौकरी चाहिए थी, बेचारी बहुत गरीब है। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी भी तरह की हिफाजत की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, लेकिन इस बेचारी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा मजबूर लड़की है, प्लीज़ इसे तुम अपने पास नौकरी पर रख लो। वो परी को देखते हुए बोला। तो परी को दर्द पर बहुत प्यार आया। वो किसी गरीब मस्कीन की मदद कर रहा था। उस बेचारी लड़की को नौकरी की ज़रूरत थी और लोग कैसे पत्थर दिल कहते थे। इसका दिल तो बहुत बड़ा था। परी ने फ़ौरन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ये है मेरी बीवी परी, तुम्हें अब इसे सारा दिन उसी के साथ रहना है। इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। आज ये तुम्हारी मैडम है। उसने एक नज़र खुशी को देखा। नज़रों में वार्निंग साफ झलक रही थी। फाइन परी, राइट। उसके परी पर कहाँ हैं? वो परी को सर से पैर तक देखते हुए सवाल पूछने लगी। उसके पर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पर ज़रूर निकल रहे हैं। काटना मैं अच्छे से जानता हूँ। ज़रा सख्त लहजे में बोला। दरकश, आप क्यों डरा रही हैं इस बेचारी को? पहले ही न जाने कितनी मुसीबतें झेल कर आई है और आप भी यूँ बात कर रही हैं। तुम छोड़ो इन्हें, तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम बाहर की सफाई करना, तब तक मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। परी ने फ़ौरन उसे काम बताया था।
ज़ाहिर सी बात थी उस लड़की को नौकरी पर भी रखना था और उसे बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर उससे घर के ही काम करवाने थे। वैसे भी आज वो कपड़े धोने वाली थी तो अच्छा ही था कि खुशी सफाई में उसकी मदद कर दी थी, क्योंकि 11 बजे तकरीबन उन लोगों को अस्पताल ही जाना था। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं सफाइयाँ करूँगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे, वो उसे घूरते हुए बोली। मैं उससे भी बुरे दिन ला सकता हूँ तुम पर, परी ना सही, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। बेहतर है कि तुम मुझे मजबूर ना करो। कि अरबी में जवाब देता एक बार फिर से उसे वार्न करता अपने रूम के जानिब चला गया था। क्या तुम्हें उर्दू नहीं आती? परी परेशानी से उसे पूछने लगी। आती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं मैडम। वो मैडम पर जोर देती हुई सोफे पर बैठ गई। उसके अजीब व गरीब अंदाज पर मुस्कुरा भी ना सकी वो। शायद उस गरीब लड़की को भूख लगी होगी, इस लम्हे उस गरीब पर तरस आया और वो फ़ौरन नाश्ता लेकर उसके सामने रख चुकी थी। बेचारी ने शर्ट भी फटी हुई पहनी हुई थी। ज़्यादा और गुर्बत क्या होगी, उसकी शर्ट को कंधे से फटा हुआ देखकर उस पर तरस खाने लगी। ये क्या है, इतनी वेली मैं ये नहीं खा सकती, उससे तो कुछ ही दिनों में गोल मटोल हो जाऊंगी, बिल्कुल इस मोटे मिशार्फ की तरह। क्या तुम भी यही खाती हो? खुशी उसे देखकर पूछने लगी। हाँ, मैं और दर्द रोज़ सुबह पराठा ही खाते हैं क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं। तुम्हें अगर कुछ और पसंद है तो तुम बना सकती हो, मैं तुम्हें मना हरगिज़ नहीं करूँगी। उसने मुस्कुराते हुए उस किचन में जाने की इजाज़त दी। इट्स ओके, मैं बाहर से बर्गर खा लूँगी, वो बेजारी से बोली। लेकिन परी के हैरत से भरपूर चेहरे को देखकर मुस्कुराई। यकीनन यही सोच रही थी कि इतने गरीब लड़की के पास अब बर्गर खाने के पैसे कहाँ से आएंगे। ये एक शॉप है, वहाँ गरीबों को फ्री में बर्गर दिया जाता है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात पर पर्दा डाला। गरीब वो होता है जिसे खाना नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें यहाँ खाना मिल रहा है तो बेहतर है कि इस बर्गर को बाकी गरीबों के लिए छोड़ दो। अगर ये पसंद नहीं है तो अंदर से कुछ और बनाकर खा लो, वो ज़रा सख्ती से बोली। यकीनन वो बर्गर वाला नेक इंसान गरीबों के लिए ये काम करता होगा। जबकि उस लड़की को खाना मिल रहा था तो वो भला क्यों बाकी गरीबों का हक मारती? परी के अपने ही कुछ असूल थे। वो सोफे पर बैठकर परी को घूर रही थी। जब परी चेहरा फेरे अपने काम में मसरूफ़ हो गई, उसकी नज़र से उसकी कमर पर बिखरे खूबसूरत बालों पर थी। उसे अपना मकसद अच्छे से याद था। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे गंजा करने आई थी। उस लड़की ने इससे उसकी मोहब्बत छीन ली थी, वो इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं सकती थी। अब तक उसने यही अंदाज़ा लगाया था परी के पास उन खूबसूरत बालों के अलावा और कोई खूबसूरती नहीं थी, और वो उससे उसकी खूबसूरती छीन कर दर को हमेशा के लिए अपना बनाने वाली थी। जो उसके सामने उसके दर को दकश कह कर पुकार रही थी, वो अब तो ये नाम भी उसे जहर लगने लगा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही एपिसोड रीड हुई है। कल की एपिसोड में आई थिंक रोयाम और परी की मुलाकात होगी। तो चलिए एपिसोड कल जब आएगी तो रीड करेंगे।